नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर का 84 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉइल साइंस के प्लांट न्यूट्रिएंट जो होते हैं, पौधों के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका प्लांट्स में क्या रोल होता है, उनकी डिफिशियंसी की वजह से प्लांट्स में कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट पौधों के लिए ज़रूरी होता है उसका काम क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि पौधों में जब वो जाता है तो किस चीज़ की पूर्ति करता है, कौन सा काम पौधों के अंदर वो एलिमेंट करता है या वो न्यूट्रिएंट करता है। 2 लेक्चर इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है, ये तीसरा लेक्चर है इस चीज़ का, प्लांट न्यूट्रिएंट का। आज ये तीसरा और अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट वाला जो ये टॉपिक है ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो है बोरान। बी फॉर बोरान। इट इज नेसेसरी फॉर पॉलन जर्मिनेशन। पौधों के अंदर जो पॉलन का जर्मिनेशन होता है, पॉलन का जर्मिनेशन का मतलब जो पराग का जर्मिनेशन होता है, यानी पराग कोष जो बनता है, यानी कि ऐसे समझो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से जर्मिनेट करने में, अच्छे से फंक्शन कराने में ये एलिमेंट जो होता है, ये न्यूट्रिएंट जो होता है वो काफ़ी नेसेसरी होता है। बोरान इज़ द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट एमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट। जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, फी, मंसूजन, बी, कलमोनी, जैसे मैंने तो बताया था, इसमें से जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उसमें केवल और केवल बोरान ही एक ऐसा है जो नॉन मेटल एलिमेंट है, यानी कि ये धातु नहीं है, अधातु है, अधातु। ठीक। इट इज़ नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। पॉलन के जर्मिनेशन में होता है, इसके साथ साथ शुगर के ट्रांसलोकेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुगर के ट्रांसलोकेशन में एक एलिमेंट और ज़रूरी होता है, वो होता है सल्फर। इसको भी मैंने जब सल्फर पढ़ाया था तो बताया था। इसके बाद अगर हम बात करें, इट कंसर्न विथ वाटर रिएक्शन इन सेल एंड रेगुलेट द इनटेक ऑफ वाटर इन द सेल। किसी भी प्लांट की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर कितना पानी जाएगा या कितना पानी बाहर रहेगा, इनके कंसंट्रेशन को, कोशिका के अंदर पानी के कंसंट्रेशन को किस लेवल में मैनेज किया जाएगा, इसके लिए भी बोरान जरूरी होता है। इट मे एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ पोटेशियम रेशियो एंड कीप कैल्शियम इन सॉल्युबल फॉर्म विद इन द प्लांट्स। कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये पोटेशियम के रेगुलेटर के तरीके से काम करता है। पोटेशियम क्या काम करता है? पोटेशियम हमारे ग्रेन की क्वालिटी को बढ़ाता है, हमारा जो इकोनॉमिक प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, चमकदार बनाता है, ज़्यादा सुंदर बनाता है। उसी को ये रेगुलेट करेगा बोरान। यानी कि अगर बोरान की भी कमी हो गई तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि पोटेशियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी को, जितना भी प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो भी कैल्शियम होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को, यानी कि प्लांट में सॉल्युबल रहे वो कैल्शियम। ऐसा नहीं हो कि कैल्शियम पड़ा रहे प्लांट के सेल में लेकिन पौधे के लिए कोई ज़रूरी उपयोग में ही नहीं आ रहा है, उसमें केवल ऐसे पड़ा ही है, तो इस तरीके से ना हो, इसमें भी मदद करता है बोरान। टेस्ट इन कैलीफ्लावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोरान। कैलीफ्लावर के अंदर का जो टेस्ट होता है ये भी बोरान की वजह से ही आता है। इसके बाद अगर हम बात करें डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी, बोले तो बोरान के डिफिशियंसी से हमको कौन कौन सी डिजीज फेस करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहली डिजीज है ब्राउनिंग ऑल होलो स्टेम ऑफ कैलीफ्लावर इज कास्ड बाय द बोरान डिफिशियंसी। जब बोरान की डिफिशियंसी होती है प्लांट में तो होलो स्टेम होता है, यानी कि जो फूल गोभी या पात गोभी या गांठ गोभी, जितनी भी तरीके की गोभी होती हैं, कैबेज, कैलीफ्लावर या नोलखोल, इनके बीच का जो सबसे मेन स्टेम होता है इसके अंदर खोखलापन आ जाता है। तो होलो स्टेम किसकी वजह से होता है? यह भी बोरान की डिफिशियंसी की वजह से होता है। टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको। टोबैको में टॉप सिकनेस हो जाती है, मतलब कि टोबैको का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें बीमारी आ जाती है, वो बीमार हो जाता है। वो कई तरीके से हो सकता है, जैसे उसके जो वहाँ की कोशिकाएं हैं छोटी हो जाएं, या पत्तियाँ छोटी हो जाएं, या
उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए, इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं टोबैको में। डाई बैक एंड रोसेट ऑफ एप्पल, एप्पल के अंदर भी डाई बैक जो सिम्टम देखने को हमको मिलता है। डाई बैक का क्या मतलब होता है, जब पौधा बिल्कुल ऊपर से सूखना शुरू करता है और तब आके जड़ तक सूखता है, मतलब ऊपर से नीचे को जब सूखना शुरू करता है, डेड होना शुरू करता है, तो उसको हम डाई बैक बोलते हैं। तो एप्पल में डाई बैक सिम्टम जो होता है ये भी बोरान के डेफिशिएंसी की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। इसके बाद फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो, टोमेटो के अंदर फ्रूट क्रैकिंग होता है। अधिकतर जितने भी फल होते हैं, अब मैं सभी फलों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द फल जो होते हैं उनके अंदर जो स्किन में क्रैकिंग आती है, जो उसका फल फट जाता है पकने के बाद, वो केवल और केवल बोरान की कमी से ही होता है। जैसे टमाटर के कई बार आपने देखा होगा कि टमाटर जो होता है उसका छिलका फटा हुआ होता है, ना कोई सड़ा होगा ना कुछ होगा, लेकिन ऊपर का जो छिलका होगा ये फट जाएगा। ठीक, तो ये भी बोरान की ही कमी से होता है। हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, सिट्रस का हार्ड फ्रूट जो होता है, जैसे नॉर्मली अगर हम सिट्रस का जो सबसे ऊपर का स्किन होती है वो थोड़ी सी लेथायरस टाइप की होती है, लगते जैसे चमड़े जैसी है। ठीक, लेकिन जब ये बोरान की डिफिशियंसी हो जाती है तो अंदर तो जूस भरा रहेगा, लगेगा कि अंदर जूस है, जब काटेंगे तो जूस निकलेगा, लेकिन जब आप ऊपर से इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सूखा हुआ नींबू है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सबसे ऊपर वाली स्किन होगी वो टाइट हो गई रही होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नींबू सूखा है, इसके अंदर तो रस ही नहीं होगा। इसके बाद हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि बोरान की डेफिशिएंसी से होता है, वो है हैन एंड चिकन। इसमें इस तरीके का बीमारी देखने को मिलती है। अपना जो अंगूर होता है, इसमें क्या होता है, अंगूर का गुच्छे में अंगूर तो होंगे, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे अंगूर होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे अंगूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बंच के अंदर, इस पौधे के अंदर बोरान की कमी है। इसके बाद अगर हम अगले न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमारा जो अगला न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। ये हरा करने के लिए ज़रूरी होता है। हरा करने का मतलब समझ रहे हो, पौधे को हरा रंग प्रदान करने के लिए ज़रूरी होता है। इन प्लांट्स इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की जो बायोसिंथेसिस होती है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी माना जाता है अपना जो जिंक है इसको, क्योंकि जिंक जो होता है ये हार्मोन की सिंथेसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको सिंथेसाइज करने में, कहने का मतलब कि पौधों में वो हार्मोन या वो एंजाइम बने जिनकी वजह से पौधे की अच्छी से ग्रोथ हो, उसमें जिंक जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाइट बड ऑफ मेज इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक की जब कमी होती है तो मेज का यानी कि जो मक्के का पौधा होता है वो इस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब जो मक्का होगा वो बिल्कुल सफ़ेद सा होगा, नहीं तो मक्का कैसा होता है, वो हल्के से पीले कलर का होता है, लेकिन अगर जिंक की कमी रहेगी तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा मक्का हो जाएगा। ठीक, खैरा डिजीज़ इन राइस, राइस के अंदर खैरा डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर को सीरियसली पढ़ते होंगे तो आपको ये ज़रूर पता हो गया होगा कि जिंक की कमी से धान में खैरा रोग लगता है। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन एंड एप्पल, ये भी जिंक की कमी से ही होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफओ में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिटिल लीफ ऑफ पोटैटो एंड एप्पल, एप्पल के अंदर और कपास के अंदर जो लिटिल लीफ होती हैं यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी छोटी छोटी सी रह जाती हैं, उसमें कोई और दिक्कत नहीं रहेगी। जब आप उसको देखेंगे पत्ती को तो पत्ती बिल्कुल नॉर्मल सी रहेगी, बस केवल एक ही प्रॉब्लम रहेगी कि जितनी भी पत्तियां निकलेंगी वो सब छोटी छोटी होंगी। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा अधिकतर होता है पौधे के ऊपरी भाग में, यानी कि जो टर्मिनल पोर्शन होता है वहाँ पर इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं कि पत्तियाँ छोटी छोटी हो जाएंगी, जितनी नॉर्मल पत्तियाँ होती हैं जितनी बड़ी, उतनी बड़ी नहीं रहेंगी, उससे छोटी हो जाएंगी। इसके बाद मोज़ेक लीफ ऑफ सिट्रस, सिट्रस के अंदर मोज़ेक लीफ मोल्टेड लीफ ऑफ सिट्रस, सिट्रस के अंदर जो लीफ होती है उसकी भी मोल्टिंग हो जाती है, मतलब मुड़ जाती हैं पत्तियां, इधर उधर एबनॉर्मल टाइप की हो जाती हैं। उसके बाद है रोसेट फॉर्मेशन, इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रोसेट फॉर्मेशन। इसमें ऐसा लगता है कि हरी हरी पत्तियों पे पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, इसको भी रोसेट फॉर्मेशन बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है,
ये भी जिंक की कमी से ही होता है। अगला जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो है कोबाल्ट। ठीक, इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। जो हमारा विटामिन B12 होता है उसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामिन, उसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। ये विटामिन B12 का इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होता है। तो कोई भी अगर ऐसा चीज़ है जिसको हम खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन B12 पाया जा रहा है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब यही होगा कि इसमें कोबाल्ट है। ठीक, इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स टिश्यूज नोन एज लिव हेमोग्लोबिन। ये एक तरीके का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हीमोग्लोबिन बन रहा होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स में। देखो एक ध्यान से समझना, मैंने बताया था कि जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं इनके अंदर एक नोड्यूल पाया जाता है, एक जड़ के अंदर एक गांठ पाई जाती है और यही गांठ एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसी का फिक्सेशन करता है अपनी जड़ में और सॉइल में, जिसको फिर आने वाली जो सक्सेसर क्रॉप होती है वो उसको एब्जॉर्ब करके अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। ठीक, और पौधा जब खुद ग्रो हो रहा होता है तो खुद भी अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर रहा होता है। तो जो ये नोड्यूल बना रहा होता है लेग्यूम क्रॉप में, इस नोड्यूल में एक लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो हल्के से लाल या गुलाबी कलर का होता है। उसी को बनाने में कोबाल्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ पा रहे हैं? मतलब जो नोड्यूल बनता है, नोड्यूल के अंदर जो लेग हीमोग्लोबिन होता है यानी कि हल्के से पिंक कलर का होगा, लाल कलर का होगा। जब उसको आप देखेंगे गुलाबी कलर का तो आप जान जाएंगे कि हाँ ये लेग हीमोग्लोबिन है। ये कोबाल्ट इसको बनाने में कोबाल्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्ट एज ए O2 कैरियर इन रूट, ऑक्सीजन का कैरियर करता है, यानी कि रूट के अंदर जो पौधों की रूट्स होती है उसके अंदर ऑक्सीजन ले जाने का काम भी करता है। कौन? कोबाल्ट। इट इज आल्सो नोन एज एनिमल प्रोटीन फैक्टर। एनिमल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अपना कोबाल्ट। इसके बाद जो अपना अगला है वो है मोलिब्डेनम, बोले तो MO। मोलिब्डेनम एब्जॉर्ब एज मोलिब्डेनेट MO4 2 फॉर्म्स। इसको मोलिब्डेनेट MO4 और 2 फॉर्म के रूप में इसको पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। मोलिब्डेनम इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज बोले तो नाइट्रोजन के रिडक्शन में इस जो एलिमेंट होता है मोलिब्डेनम, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है पल्सेस के अंदर, उसमें इसका भी रोल होता है। कोबाल्ट का रोल होता है और मोलिब्डेनम का भी रोल होता है। कोबाल्ट का क्या रोल होता है? वो लेग हीमोग्लोबिन बनाता है पिंक कलर का नोड्यूल्स के अंदर। और ये जो मेटाबॉलिज्म जो ये मोलिब्डेनम है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में जरूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हिपटेल ऑफ कैलीफ्लावर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिपटेल ऑफ कैलीफ्लावर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की कमी से व्हिपटेल नाम की बीमारी होती है। किसमें? कैलीफ्लावर में। मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड फॉर कैरेट, रेफेनस एंड स्वीटनेस। कैरेट एंड रेफेनस के स्वीटनेस में, बोले तो रेफेनस सटाइवस इसमें, और कैरेट बोले तो गाजर में। गाजर, चुकंदर, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि जो स्वीटनेस आती है, मिठास को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करा जाता है? मोलिब्डेनम। मतलब उपयोग नहीं करते हैं, मोलिब्डेनम रहेगा तो थोड़ा सा मीठा अच्छा लगेगा। ठीक, ये चीज़ होती है। इसके बाद जो अपना अगला एलिमेंट है वो है, अगला जो अपना न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है? वो है क्लोरीन। एब्जॉर्ब एज Cl-, Cl- के रूप में, यानी कि इसको एनायन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं पौधे। हाई Cl- सेंसिटिविटी, हाई क्लोरीन आयन सेंसिटिविटी क्रॉप्स लेग्यूम एंड टोबैको। अगर Cl जो क्लोरीन आयरन है, क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन अगर लेग्यूम में या टोमेटो में गड़बड़ ज़्यादा हो जाता है तो इसके प्रति पौधे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब पौधे के लिए काफ़ी खतरनाक होता है अगर क्लोरीन आयन जो है वो एक मात्रा से ज़्यादा हो जाए या हाई अमाउंट में हो जाए। ठीक, इसके बाद अब हम एक अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। अदर फैक्टर में क्या आता है कि अधिकतर जो बीमारियां हैं नॉर्मल जो पौधों में लगती हैं किस डिजीज़ की वजह से लगते हैं। एक बार आपको हल्के से रिकॉल भी हो जाएगा और आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको हमको याद करना है। फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो इज़ ड्यू टू बोरान डिफिशियंसी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो टोमेटो होता है इसके अंदर जो फ्रूट क्रैकिंग होती है वो बोरान की कमी से होती है।
रिक्लेमेशन डिजीज आल्सो ये व्हाइट टिप इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। कॉपर की कमी से व्हाइट टिप होता है, यानी कि पौधे का जो टिप होता है वो किस तरीके का हो जाता है, वो सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, इसी को कॉपर के डिफिशियंसी बोलते हैं। सोडियम बोले तो Na इज इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैम प्लांट। कैम प्लांट जो सकुलेंट्स प्लांट होते हैं उनके अंदर सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिलिकॉन एब्जॉर्ब बाय प्लांट एज मोनोसेलिक एसिड, मोनोसेलिसिक एसिड एंड इट इज एसेंशियल फॉर राइस। राइस में जो चमक होती है, राइस के जो ग्रेन होते हैं वो टूटे नहीं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि राइस के अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट हो। तो इसी सिलिकॉन जो होता है ये पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, मोनोसेलिसिक एसिड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। पोलन ग्रेन स्टेबिलिटी ऑफ व्हीट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बोरान। अगर बोरान की कमी हो जाएगी तो हमारा जो पोलन ग्रेन है, जैसे अभी मैंने बताया कि पोलन जर्मिनेशन में बोरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर बोरान की कमी हो जाएगी तो हमारा पोलर ग्रेन क्या होगा, वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब विकसित नहीं होगा, स्टेराइल हो जाएगा, मतलब उसका जो पोलन ग्रेन होगा, जो परागकण होगा, वो काम का नहीं रहेगा। अगर किसी मादा पे जाके, किसी स्टिग्मा पे जाके अगर वहाँ जर्मिनेट होना चाहेगा तो जर्मिनेट नहीं होगा, मतलब पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। सोडियम इज इसेंशियल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा होगा, मुनक्के का सिकुड़ना और पचकना और फूलना, ये आपने पढ़ा होगा, उसको रेगुलेट करने में भी सोडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोडियम रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट फॉर ड्रॉट टॉलरेंट इन शुगर बीट। शुगर बीट की जो क्रॉप होती है बोले तो चुकंदर जो होता है उसमें सूखे के प्रति सहनशीलता आ जाती है सोडियम की वजह से। अगर सोडियम चुकंदर की फसल में अगर है, ठीक ठाक मात्रा में खेत के अंदर सोडियम है, या आपने सोडियम अलग से डाल दिया है, तो इसमें अगर शुगर बीट जो है अगर ये सूखे के प्रति सहनशील हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि शुगर बीट की क्रॉप है उसमें सोडियम अच्छी मात्रा में है, तो अगर सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, तब भी आराम से वो सरवाइव कर जाएगा। क्लोरोसिस बिटवीन द वेन एंड वेन्स रिमेन ग्रीन सो डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। कहने का मतलब फिर से समझना, क्लोरोसिस बिटवीन द वेन, जो नसें होती हैं, पत्तियों की जो वेन्स होती हैं, उनके बीच में क्लोरोसिस हो जाता है और जो हमारी वेन्स होती है वो ग्रीन ग्रीन रहेगी। मतलब जब आप पत्ती को ध्यान से देखेंगे तो पत्तियों में क्या होता है कि पत्तियों में ये जो आप देख रहे हैं, ये पत्तियों में ये जो होता है वो पूरा ग्रीन रहेगा। जितनी नसें होंगी पत्तियों की वो पूरा ग्रीन रहेंगी, और जो उसके अंदर की नसें होंगी वो ग्रीन रहेंगी, और नसों के जो बीच का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बिटवीन द ब्रेन, यानी इंटरवीन्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाती है। बोले तो वो हरे रंग की नहीं रहती हैं, पीले कलर की या ब्राउन कलर की होने स्टार्ट हो जाती हैं। कंप्लीट इंटरवीनल क्लोरोसिस, अगर पूरा कंप्लीट इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाए तो उसमें हम क्या बोलते हैं, मैग्नीज की डिफिशियंसी होती है। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी में कंप्लीट नहीं होता है, मतलब उसमें होता तो है कि बीच बीच में जो पत्तियां हैं वो इस तरीके की हो जाएंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरी पत्तियां कायदे से नहीं हैं, कुछ इंटरवीनल पोर्शन भी इस तरीके से बचा हुआ है जो हरा है। लेकिन जब मैग्नीज की डेफिशिएंसी होती है तो उस तरीके से बिल्कुल नहीं होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, ये मैग्नीशियम की है और ये मैग्नीज की डेफिशिएंसी आपका सिम्टम दिखा रही है। दोनों से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके का डिफरेंस है। आयरन की डेफिशिएंसी में क्या होता है, प्रिंसिपल्स बेन रिमेन कॉन्सिक्वेंटली ग्रीन एंड अदर पोर्शन ऑफ द लीफ टर्न येलो ट्रेंडिंग टूवर्ड्स द वाइटनेस। ये जो बीच वाली वेन्स होती है पत्तियों के अंदर की, जो ये मेन वेन्स होती है, ये तो ग्रीन रहेगी, और बाकी जितनी भी जगह होगी, चाहे वेन्स हो और चाहे नसें हो, चाहे नसों के बीच की जो जगह हो, वो सभी पीला होना शुरू हो जाएगी, और वो पीलापन धीरे धीरे सफ़ेदपन में बदल जाएगा। पहले हरा रहेगा, हरा से पीला होगा, पीला से सफ़ेद हो जाएगा। तो इसका क्या सिम्टम है, इससे हमको पता चलता है कि हमारे जो पत्तियां हैं या हमारा पौधा है, इसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। इन मैग्नीज डेफिशिएंसी द प्रिंसिपल्स वेन्स एज वेल एज द स्मॉलर वेन्स आर ग्रीन। जब मैग्नीज की डेफिशिएंसी होती है तो प्रिंसिपल्स वेन यानी कि जो मेन वेन होता है और स्मॉलर वेन जो होता है, ये दोनों ही ग्रीन रहती हैं, जैसे कि मैंने बताया। ठीक,
सिलिकॉन इज इसेंशियल फॉर राइस एंड मेज, ये भी मैं बता चुका हूँ। राइस को चमकदार बनाने के लिए और थ्रेसिंग के समय जब उसकी पॉलिशिंग होती है तो टूटे नहीं, उसके लिए सिलिकॉन ज़रूरी होता है। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इस तरीके से होता है, जब इसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और कोल्ड स्टोरेज में हमको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, पता चले कि कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है, प्रॉपर उसमें वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, हवा का बराबर आवागमन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लैक हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। इस टाइप का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, इसको कहते हैं ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। जैसे आदमी के अंदर, शरीर के अंदर एक हार्ट होता है, दिल होता है, उसी तरीके से आलू के अंदर एक ये हार्ट मान लो इसको, और ये काला पड़ जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट इनटू ऑर्गेनिक प्लांट कंस्टिट्यूएंट्स इज नोन एज एसिमिलेशन। देखो बात समझना, मैंने जब स्टार्ट किया था तो 5-6 लेक्चर पहले मैंने पढ़ाया था कि प्लांट जब न्यूट्रिएंट लेते हैं तो इनको आयन फॉर्म में पहले बदलते हैं, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलते हैं। ठीक, जब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल लेंगे तभी पौधे इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ध्यान से समझना, पहले जो न्यूट्रिएंट रहेगा वो ऑर्गेनिक फॉर्म में रहेगा, जब वो ऑर्गेनिक से बदल के किस में हो जाएगा, इनऑर्गेनिक में हो जाएगा, तब पौधे उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट टू ऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, जब इनको ऑर्गेनिक फॉर्म में बना दिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि एसिमिलेशन पौधों के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? एक क्वेश्चन और है, एसिमिलेशन से पौधों को न्यूट्रिएंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 2 क्वेश्चन है, तो मैं दोनों को आप जवाब भी दे देता हूँ। अगर आपने सोच लिया, समझ लिया, अगर आपका आंसर सही आ रहा है जो अभी मैं बताऊंगा, तो यानी कि आप ध्यान से पढ़ भी रहे हैं और ध्यान से समझ भी रहे हैं। अगर पौधों के अंदर इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट हैं वो ऑर्गेनिक रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे तो पौधे को नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो पौधे के लिए हानिकारक है। इसके बाद ये पौधों के लिए जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट होता है उसको घटा देता है, यानी कि पौधों के लिए ये अच्छा नहीं होता है, तो ये होता है एसिमिलेशन। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आपको कुछ नहीं लगता है, बस केवल एक सब्सक्राइब भी करना है। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको पूरा करने की भरसक कोशिश करता हूँ, इसलिए आपको कमेंट करना मैंडेटरी है, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।